नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारतीय वायुसेना के 148 विमान 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण रेंज में होने वाले वायु शक्ति अभ्यास में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राफेल विमान पहली बार इस अभ्यास में भाग लेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभ्यास के मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाने के लिए हर 3 साल में पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करती है और आखिरी बार साल 2019 में युद्धाभ्यास किया गया था। वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि इस साल अभ्यास में भाग लेने वाले 148 विमानों में से 109 लड़ाकू विमान शामिल होंगे और इस युद्धाभ्यास में 24 हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रिमोट से चलने वाले 4 विमान भी 7 मार्च को इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जिसमें कि सुखोई 30, मिग-29, तेजस, राफेल और मिराज 2000 जैसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी इस अभ्यास का मुख्य हिस्सा रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के वेलिंगटन में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के 5 तेजस लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना के 5 तेजस लड़ाकू विमान रॉयल एयरफोर्स स्टेशन वेलिंगटन के कोबरा युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम जाएंगे। हालांकि अभी तक ये खबर आ रही थी कि यूक्रेन तनाव की वजह से शायद इंडियन एयरफोर्स अपने विमानों को नहीं भेजेगा, लेकिन अभी भी अपडेट इसमें बरकरार है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अनुमान है कि भारत भेज सकता है अपने फाइटर जेट्स को इस युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने अमेरिका के द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का इंडियन एयरफोर्स पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना एक दिन में 4 विमान भेज सकती है और एक राउंड में 200 लोगों को वापस लाया जा रहा है और हमें यकीन है कि हम सभी लोगों को सुरक्षित वापस ले आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर जब 2014 में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हुए थे, तब हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कई अपग्रेडेशन किए थे जो आज भी जारी है और कोशिश ये है कि जल्द ही अगले कुछ सालों में सभी सिस्टम को मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बना लिया जाएगा, जिस पर काफी काम पूरा हो चुका है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद अब अमेरिका समेत पूरे यूरोप की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या इन प्रतिबंधों का भारत रूस समझौतों पर कोई असर पड़ेगा। इस मौके पर रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि भारत को S-400 की आपूर्ति किसी भी तरीके से बाधित नहीं होगी। S-400 की डील को लेकर रूस के राजदूत ने यह भी कहा कि जहां तक भारत को S-400 की आपूर्ति का संबंध है तो आप किसी बाधा की आशंका ना करें। ये सौदा बिना किसी वाद विवाद और अबाधित तरीके से जारी रहेगा। प्रतिबंध पुराने हो या नहीं, किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर सीसीटीवी निगरानी को शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सतर्कता को बढ़ाने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने पश्चिमी असम में भारत बांग्लादेश सीमा पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को स्थापित किया है, जिससे कि सीमा पर सभी गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण किया जा सकेगा, ताकि सीमा पर अपराधों को नियंत्रित किया जा सके और इससे 24 घंटे की सतर्कता बढ़ेगी। BSF के अधिकारियों ने कहा कि सीमा की संवेदनशीलता और तस्करों और राष्ट्र विरोधी और शत्रुपूर्ण तत्वों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया गया है। यानी BSF के अधिकारियों ने कहा कि भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं और बाड़ लगाने के साथ BSF ने विशेष रूप से तस्करी, अपराध और घुसपैठ वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए कई अन्य स्मार्ट निगरानी प्रणाली भी स्थापित की है। भारतीय नौसेना ने इजराइल से स्मैश 2000 प्लस सिस्टम की डिलीवरी ली है। हालांकि कितनी संख्या में ली है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे कि भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठान और जो उनके एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा की जा सके क्लोज इन एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में। बता दें कि स्मार्ट शूटर का स्मैश 2000 प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम जो कि AK-47 और AK-203 राइफल पर भी माउंट किया जा सकता है। स्मैश एक तरह का इलेक्ट्रो ऑप्टिक विजन सिस्टम होता है। स्मैश 2000 प्लस ड्रोन के बढ़ते खतरों के खिलाफ पहला कठोर समाधान माना जाता है और किसी भी जमीनी या फिर हवाई लक्ष्य को हिट करने और खतरे को जल्दी से प्रभावी ढंग से खत्म करने में ये अपनी क्षमता को साबित कर चुका है। स्मार्ट शूटर का ये भी दावा है कि स्मैश 2000 प्लस में बिल्ट इन टारगेटिंग एल्गोरिथम है जो पहले शॉट के साथ 120 मीटर तक की रेंज में उच्च गति पर स्कीमिंग करने वाले बहुत छोटे ड्रोन को भी ट्रैक और हिट कर सकता है। यानी भारतीय नौसेना के अलावा अब पंजाब राज्य पुलिस और BSF को भी इजरायली स्मैश 2000 प्लस सिस्टम की पेशकश की गई है। नेवल ग्रुप के अधिकारी ने कहा कि उनकी कंपनी भारतीय नौसेना और भारतीय इंडस्ट्री के साथ फ्यूचर सबमरीन्स के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे कि वो भारत के साथ मिलकर सबसे बेहतरीन फ्यूचर सबमरीन को बनाएंगे और इसमें एडवांस प्रपल्जन सिस्टम और हथियार लगे होंगे। यानी नेवल ग्रुप ने अपनी SMX-31E सबमरीन्स की भी पेशकश की है और डिफेंस एक्सपो 2022 में भी इसे वो दिखाएगा। 3200 टन वाली SMX-31E फुली इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इसकी बैटरी 60 दिनों तक ऑपरेशन करने में
सक्षम है। साथ ही इसके कई फीचर्स हैं, जैसे कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम, ये 24 हैवी वेपन्स को अपने साथ कैरी कर सकती है और सबसे बड़ी बात है कि इसे ऑपरेट करने के लिए केवल 15 लोग ही चाहिए होते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना करीबन 150 शिप्स और वेसल्स को इस्तेमाल करती है जिनमें गैस टरबाइन इंजन लगे हैं, जिसे कि यूक्रेन की कंपनी जोएरा मैश पॉकेट ने सप्लाई किया हुआ है। ऐसे में युद्ध की स्थिति की वजह से भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनने वाला है आने वाले समय में, और इसीलिए फोकस किया जा रहा है कि भाई अब भारत को भी इसी तरीके के गैस टरबाइन इंजन पर काम करना शुरू करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने नहीं किया, भारत भी इस पर काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों, हम यूक्रेन से इंजन खरीद कर रशिया को देते हैं, और अगर ये युद्ध अगले कुछ हफ्तों या फिर महीनों तक जारी रहता है तो यूक्रेन से जो महत्वपूर्ण पुर्जे और कंपोनेंट्स आती हैं उनकी आपूर्ति बाधित हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमने क्या किया। दरअसल डीआरडीओ ने कावेरी इंजन के मूल का, यानी कि जो कोर है कावेरी इंजन का, उसका इस्तेमाल कावेरी मरीन गैस टरबाइन यानी कि KMGT विकसित करने के लिए किया है, जो कि 12 मेगावाट की प्रपल्जन पावर को पैदा करता है, जो कि 12 मेगावाट प्रपल्जन पावर को जनरेट करता है, और ये 2000 से 2500 टन की श्रेणी में छोटे युद्धपोतों को बिजली देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भारतीय नौसेना को इसकी करीबन 30 से 40 कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन की आवश्यकता थी, लेकिन परीक्षणों में जो भारत का कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन था वो असफल रहा। एक तो वो लंबी अवधि के लिए ज्यादा पावर सप्लाई नहीं कर पाया, इसके अलावा इंड्योरेंस टाइम नहीं था, इसीलिए ये पूरी तरह से सक्षम नहीं था। दरअसल फाइटर जेट के इंजनों के विपरीत, जिन्हें की उड़ान समय के 3 से 4000 घंटों के बाद बदलने की आवश्यकता होती है, ऐसे में समुद्री गैस टरबाइन का जीवन काल आमतौर पर किसी भी बड़े युद्धपोत में इंजन बदलने से पहले 30,000 घंटों का होता है। भारतीय नौसेना को भी 42 गैस टरबाइन जनरेटर या फिर GTG की जरूरत थी। दरअसल GTRE ने 125 किलो न्यूटन जेट इंजन पर आधारित एक मरीन गैस टरबाइन को विकसित करने की योजना बनाई है, जिसे अब फ्रांस के साथ विकसित करने की योजना है, लेकिन ये काम भी कम से कम 15 से 20 वर्षों से पहले नहीं होने वाला। हालांकि दोस्तों, भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए जो युद्धपोत हैं उनमें अमेरिका का ELM 2500 इंजन लगा हुआ है, लेकिन जो भारतीय नौसेना के पास अधिकांश रशियन डिजाइन वाले जो वॉरशिप हैं उनमें यूक्रेनियन गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है, जिसमें कि अब दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि इस युद्ध के बाद हालात काफी बिगड़ने वाले हैं। लेकिन अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि वो फ्रांस के साथ मिलकर मरीन गैस टरबाइन इंजन को बनाएंगे, जो 125 किलो न्यूटन जेट इंजन होगा, जिसे कि फ्रांस और भारत दोनों मिलकर बनाएंगे नौसेना के लिए। दोस्तों, AMCA को लेकर एक बड़ा अपडेट फिर से सामने आया। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने AMCA फाइटर जेट के 1:4 स्केल मॉडल के लिए टेंडर जारी किया है। कहा जा रहा है कि ये बिड अब बेंगलुरु स्थित प्राइवेट सेक्टर फर्म प्रिसीजन मॉडल डिजाइनर को दिया जाएगा, जो कि AMCA के स्केल मॉडल को बनाएगी अगले 50 दिनों के अंदर। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने फुल स्केल AMCA फाइटर जेट का डायमेंशन भी जारी कर दिया है। हालांकि जो 1:4 स्केल मॉडल होगा वो इसके डायमेंशन को डिराइव करेगा और ये काफी कुछ एक्यूरेट भी होगा। ADA ने जो फुल स्केल AMCA का डायमेंशन जारी किया है उसकी अगर बात करें तो उसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो 18.09 मीटर होगी, हाइट होगी 4.515 मीटर, और इसका विंग स्पैन होगा 11.130 मीटर। और स्केल मॉडल की अगर बात करें तो ये अपने हथियारों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें कि ASRAAM, स्पाइस 2000 अस्त्रा मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, टारा मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी इसमें लगे होंगे। दोस्तों, वहीं AMCA के लिए एक और टेंडर जारी किया गया है, जो कि AMCA फाइटर जेट के मॉकअप कॉकपिट कंसोल्स एंड विंड स्क्रीन के लिए है। इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कंसोल, सेंटर कंसोल जो कि कलर्ड मैन्युफैक्चर डिस्प्ले मॉनिटरिंग के साथ होंगे, इसके अलावा हेड अप डिस्प्ले मॉनिटरिंग ब्रैकेट्स और बबल्स बेस्ड विंड स्क्रीन आर्क फ्रेम शामिल होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन असम में एक प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस यानी कि नेत्रा को शुरू करेगा। इसके लिए इसरो ने असम सरकार से 100 एकड़ ऊंची जमीन मुहैया कराने का अनुरोध किया है। असम सरकार ने कामरूप जिले के चंद्रपुर में एक भूखंड की पहचान की है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।